इस बात को कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। जिम्मेवार तो विधायक ही, तब 5 बार विधायक बरौली के लोगों ने उनको बनाया, लेकिन बरौली के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कहा जा सके कि विधायक जी ने विशेष यह काम कराया है बरौली के लिए, कि जात पात धर्म के नाम पे भ्रम फैला के लोगों में आपसी सद्भाव बिगाड़ के ऐसा कहा जाता है कि अगर मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो फलाना जीत जाएंगे। तो विधायक जी के मार्फत से जो काम करा रहा था वहां, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, वहां उनके खिलाफ लोग धरना भी दिए थे। मानव भवानी प्रांगण में वहां के लोग धरना दिए थे। विधायक हैं आप में इतना भी कुवत नहीं है, इतना भी क्षमता नहीं। तो बरौली में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा निखारने की जो है, मतलब जो जनप्रतिनिधि की भूमिका रहनी चाहिए प्रतिभा निखारने में बच्चों की, वह भूमिका में नहीं है। एक ही बार टिकट लेके आते थे अटैची में, नॉमिनेशन करते थे तब घूमने जाते थे। राजू साहब गए 10 दिन में चुनाव लड़े चल आए, उसके बाद कभी बरौली के बारे में नहीं बोले, ना सोचे, ना जाने, ना गए। एक डिग्री कॉलेज भी विधायक जी अभी तक अपने क्षेत्र में नहीं खुलवा। उसके बाद बरौली का हालो चाल नहीं जानता है कि बरौली का विपक्ष की भूमिका वह नहीं निभा पाता है। बरौली में एक डिग्री कॉलेज तक आज तक नहीं खुला। दोस्तों नमस्कार, आप लोग जनता जज देख रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं सचिन सिंह जी, जो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। आज इनसे हम लोग विभिन्न पहलुओं पर बातें करने जा रहे हैं। ये ऐसा चर्चा है कि ये बरौली विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। इन सब संदर्भों में हम लोग आज इनसे बात करेंगे। तो सचिन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जनता जज के सभी दर्शक और सभी पूरी टीम को मेरे तरफ से आभार और स्वागत और सादर प्रणाम। छात्र जीवन से ही आप छात्र नेता के रूप में राजनीति करते हैं। ये राजनीति करने का छात्र जीवन से कैसे प्रेरणा आई? देखिए, मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो सरकारी नौकरी का है। मेरे बाबा सरकारी नौकरी में थे, मेरे बाबा के भाई लोग सरकारी नौकरी में थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में है, मेरे चाचा जी सरकारी नौकरी में है। मेरे पूरे परिवार और मेरे पूरे हित रिश्तेदार मिलाकर लगभग नहीं भी होंगे तो 2 दर्जन से अधिक लोग सरकारी नौकरी में हैं। सरकारी नौकरी की पृष्ठभूमि रहने के बावजूद भी मैं राजनीति में, समाज सेवा में आ गया। इसका मुख्य वजह और कारण यह रहा कि मेरा शुरू से मन जो रहा है वह समाज के प्रति, सामाजिक कार्य के प्रति, लोगों के दुख पीड़ा के प्रति, लोगों में जो मतलब जो वंचित, शोषित, गरीब गुरबा, जो किसी समस्या से उलझे हुए लोग हैं, उनकी समस्या के समाधान, इन सब बातों में मेरा मन शुरू से रहा और मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गया। कोई भी बच्चा पढ़ता है उसी समय तय कर लेता है कि हमको आगे क्या करना है। तो मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया हूँ इस समाज के लिए, राजनीति के लिए, लोगों के। अच्छा, ये आप छात्र राजनीति करते रहे, छात्र जीवन से ही आपने निष्कर्ष निकाल लिया था, तो ये हाई स्कूल से पहले ही था कि हाई स्कूल के बाद था? देखिए, हाई स्कूल के तुरंत बाद, यानी कॉलेज में गए? हाई स्कूल में भी एक बार की बात है, डीएवी हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था और वहाँ फी अधिक ली जा रही थी, परीक्षा फी जो सरकारी शुल्क जो निर्धारित था उससे अधिक ली जा रही थी। उस समय मैंने यूनाइट करके छात्रों को आंदोलन वहां करने का काम किया। कहने का मतलब है कि शुरू से मेरा मन जो है वो राजनीतिक है, सामाजिक है, और कोई भी गलत काम अगर होता था तो वहां मैं सबसे पहले खड़ा होता था। आप भी देखे हैं, जाने हैं, आपके मोहल्ला से वार्ड नंबर 5 से मैं चुनाव भी उस समय 2012 में लड़ने का काम किया था, वार्ड पार्षद का। इसके अलावा यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया था, जादवपुर चौक, आपको कैलाश चौक, चाहे चारों तरफ शहर में। उस समय 2010 में मैंने आंदोलन किया था जिसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था। मतलब शुरू से हमने छात्र, युवा, किसान और लोगों की समस्या को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया। कॉलेज में कभी सीट वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ा, कभी पीजी की पढ़ाई प्रारंभ कराने के लिए लड़ाई लड़ा, कभी छात्रों की जो भी समस्या आई, परीक्षा फल समय से नहीं आया, चाहे परीक्षा समय से हो, इन सब विषयों को लेकर मैं लगातार लड़ते रहा, संघर्ष करते रहा। इसके अलावा मैंने कभी क्षेत्र का दायरा नहीं बांधा कि मैं इसी क्षेत्र में हूँ, इसी क्षेत्र का काम करूंगा, इसी क्षेत्र में राजनीति करूंगा, इसी क्षेत्र की समस्या का समाधान करूंगा। सासा मूसा इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल जो भवनहीन था और मिल प्रशासन को हाई कोर्ट आदेश कर दिया था कि आपको
1 बीघा 4 कट्ठा 14 धुर जमीन रजिस्ट्री करना है, 4 गो रूम बनाना है बरामदा सहित। उसको नहीं बना रहा था, बारिश में बच्चे भीग रहे थे, आनी पानी में स्कूल बंद हो जाता था। उसके लिए मैं संघर्ष किया, 2 बार एनएच जाम कराया, वहाँ एनएच पर क्लास लगवाया, लड़ाई लड़ी, आज हाई स्कूल का भवन बनकर तैयार है। और मिल प्रशासन भी जमीन रजिस्ट्री किया मेरे दबाव में, आंदोलन पर। इसके अलावा जो भी जब भी जहाँ बुलाया, जिले में किसी भी समस्या को लेकर लोग हमको याद किए, मैं वहाँ पहुंचा, आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा। आप तो सब देखे हैं, जाने हैं। और मैं शुरू से आंदोलित रहा हूँ और मेरा मन जो है वो हमेशा शुरू से लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाला रहा है। आप एक सक्रिय नेता हैं, छात्र नेता थे, या फिर एक उत्पाती छात्र थे? उत्पाती छात्र नहीं थे, मेरा मन आंदोलित रहा है, मेरा मन शुरू से आंदोलित रहा है। लेकिन किसी भी गलत काम को मैं देखता था तो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ठीक है, उस समय थोड़ा मेरा उम्र कम था, तो स्वाभाविक है कि कम उम्र में थोड़ा ज्यादा आदमी उग्र आंदोलन करता था या उग्र रहता था। बराबर कलेक्ट्रेट के गेटे पे हम रहते थे, आंदोलन में रहते थे, रोडे जाम पे रहते थे। कभी रियाज सर एसटीओ हुआ करते थे, वो कभी आके समझाते थे। कभी राजीव रंजन सर एसटीओ हुआ करते थे, वो कभी धरना से उठाते थे। ऐसा होते रहा है, आंदोलन तो सर आप करते रहे, लेकिन आंदोलन का रिजल्ट भी निकला है कि केवल आंदोलन होते रहे? आंदोलन का रिजल्ट निकला है। हम लोग के आंदोलन के बदौलत ही उस समय आपको बता देते हैं 2008 में पूरे जिले में करीब 35,000 बच्चे मैट्रिक में पास किए थे और सीट उनके लिए एडमिशन के लिए था मात्र 14,000। कहाँ? 14,000 पूरे जिले में नामांकन के लिए सीट था 2008 में इंटरमीडिएट में। और लगभग 35,000 के आसपास बच्चे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे और नामांकन के लिए दर दर भटक रहे थे। उस समय हम लोग आंदोलन किए, पोस्ट ऑफिस चौक पे आमरण अनशन किए, गोपालगंज जिला बंद कराए। उसमें हमारे और भी अन्य छात्र नेता साथी थे, तो सब लोग मिलकर लड़ाई लड़े। तो उस समय पूरे जिले में जितने बच्चे मैट्रिक में पास किए थे उतना सीट बढ़ा। सरकार स्पेशल चिट्ठी भेजकर और सभी विद्यालयों में, मतलब जो भी इंटर के कॉलेज थे, अपग्रेडेड स्कूल थे, सब में सीट बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा नगीना राय प्रोजेक्ट एक इंटर कॉलेज है, वहाँ बच्चों का क्या हुआ कि जब फॉर्म भरा जा रहा था, परीक्षा फॉर्म, उस समय उसका कागजे नहीं पहुंच पाया बोर्ड से। परीक्षा फॉर्म भरने से बहुत सारे बच्चे वंचित हो रहे थे। उस समय हम लोग आंदोलन किए तो स्पेशल परीक्षा हुआ इंटरमीडिएट का 2 कॉलेज का जिला में। हमने कौन से कॉलेज का बताना? एक ये नगीना राय प्रोजेक्ट इंटर कॉलेज और एक और बैकुंठपुर में, मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 कॉलेजों का स्पेशल परीक्षा सरकार कराई हम लोग के आंदोलन और प्रयास। यानी कि बच्चे जो परीक्षार्थी रहे होंगे वो आपको बहुत हृदय से धन्यवाद दिए होंगे, हृदय से जी, और उनके माता पिता भी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, आप आंदोलन किए, आपके बारे में मुझे पता चला है और देखे भी हैं, चूंकि आपको बढ़ते हुए हमने देखा है जी। तो एक बार की बात है कि आप लोग आंदोलन डॉक्टर के फीस को लेके कर रहे थे जी। क्या माजरा था? ये माजरा था कि अचानक से फीस जो है पूरे जिले में, उस समय 200 रुपया फीस था, अचानक 300 रुपया हो गया। 300 रुपया फीस बढ़ने पर हम लोग ऐतराज जताए, क्योंकि जिला में बहुत अभी अधिसंख्य परिवार जो है, जिला का लगभग 60% से 70% जो आबादी है वह गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, उसको रोज कमाता है तो खाता है। तो अगर उसको कोई बीमारी हो जाए तो इलाज कराने में उसको काफी असहूलियत हो रही थी, फी अधिक हो गया था। इसके अलावा 15 ही दिन फी का अवधि रखा गया था डॉक्टर्स लोग के द्वारा। तो हम लोग आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, सोमनाथ बाबू डॉक्टर साहब के यहाँ गए, चारों तरफ डॉक्टर लोग के यहाँ गए, थोड़ा उग्र ही आंदोलन किए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोग डॉक्टर लोग से डायरेक्ट जाकर जूझ गए, जिसमें हम लोग पर मुकदमे भी हुए। लेकिन जूझने का फायदा यह हुआ कि जो 15 दिन फीस अवधि था उसको 30 दिन उन लोगों ने करने का काम किया। अच्छा, जब आप लोग छात्र नेता थे तो उस समय आप लोग इतने एक्टिव थे कि फीस को कंट्रोल करा दिए। आज आप बड़े नेता हो गए हैं और आज और ज्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं मेडिकल में। आज फिर जो डॉक्टर का डेट जो होता है वो फिर जहां से चला था वहीं आ गया है। उस समय आप अच्छे थे कि आज अच्छे हैं? देखिए, उस समय आंदोलन के माध्यम से आदमी काम वगैरह करा लेता था। बाद में हम वहाँ मोहम्मद नई पंचायत के मुखिया हो गए, मुखिया प्रतिनिधि हो गए, मेरी माता जी मुखिया हो गई 2016 में। तो हम पर जिम्मेवारी पंचायत की आ गई, तो जिला के राजनीति से थोड़ा कट गए थे। लेकिन पुनः हम प्रयास करेंगे, डॉक्टर लोगों से मिलेंगे कि अपना फीस वगैरह में थोड़ा कमी करें और जो है पूर्जा अवधि बढ़ाएं। वो जो आंदोलन करता सचिन जो थे
वो आंदोलनकर्ता अब नहीं रहे क्या? ना है, ऐसा बात नहीं, लेकिन पहले सिस्टम को हाथ में ले लेते थे, अब सिस्टम को हाथ में लेकर नहीं चलते हैं। अब संविधान के साथ और संवैधानिक जो अधिकार मिला है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो व्यक्ति का जो धरना प्रदर्शन का, उस अधिकार के अंतर्गत आदमी काम करता है। अब शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से काम करता है। जहां तक हम जानते हैं सर कि आप चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, लड़ते रहे, हारते रहे, लड़ते रहे, कभी थके नहीं। नहीं, और अंतोगत्वा आपने मोहम्मदपुर नीलामी से चुनाव जीता भी, मुखिया का चुनाव जीता। लेकिन मेरे परिवार में कोई सदस्य वार्ड का भी सदस्य नहीं रहा है, वार्ड का भी चुनाव नहीं जीता है। हाँ। लेकिन मैं जब राजनीति में आया तो छात्र जीवन से ही हमेशा चुनाव लड़ते रहा। 2011 में मैं पंचायत का स्वयं चुनाव लड़ा, मुखिया का। वहां मुझे हार का सामना करना पड़ा, मामूली अंतर से हार गए। उसके बाद आपके यहाँ वार्ड नंबर 5 में आके वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े, माताजी ही लड़ी, महिला सीट थी। उस समय भी काफी प्रयास किए, मेहनत किए, लड़े झगड़े, लोगों से मिले, लेकिन विश्वास जनता का जीतने में नाकामयाब रहे। और नहीं, उस समय एक वोटर के नाते मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। उस समय लोगों ने कहा कि ये बाहरी कैंडिडेट है, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं, इसीलिए आप हार गए थे। चलिए, तो आपसे वो था सर कि हम लोग जो चुनाव लड़ते रहे, आप अंतोगत्वा मतलब जो चुनाव लड़े मुखिया का वो जीते, 16 में जीते, लेकिन उसके बाद फिर क्यों हार गए? देखिए, चुनाव में जीत हार लगा रहता है। नहीं तो आपने अच्छा किया, देखिए, तो अच्छा करने का मापदंड यह नहीं है कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे। अच्छा करने वाला, हर अच्छा करने वाला जीत ही नहीं जाता है। इंदिरा गांधी जी का नाम था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सरदेव इंदिरा गांधी जी, मतलब क्या कहें उनको, ऑल इन ऑल थी, और वो भी चुनाव हार गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, बहुत लोग चुनाव हार गया। तो बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारते हैं, काम से नहीं होता है। लोगों के मन मिजाज और समीकरण और स्थिति परिस्थिति जो होता है, अगर आपके अनुकूल हुआ तो आप जीत गए, आपके प्रतिकूल हुआ तो आप हार गए। सचिन जी, नीतीश जी को लोग पलटू कहते हैं, पलटू चेयर। अगर हम आपको पलटू चेयर कहें तो कोई बुरा बात नहीं होगा, क्योंकि आप भी राजद को नहीं छोड़े, आपने जदयू को नहीं छोड़ा, आप भाजपा को नहीं छोड़े, आप अंत अभी बसपा में है, तो क्या आप पलटू राम नहीं है? देखिए, हमारा जो राजनीति का जो शुरुआत हुआ था, वो छठू शाह जी थे, समाज सेवी। हाँ, छठू शाह जी थे, वो बड़ा बाबू थे कलेक्ट्रेट के, और मोनिका तिवारी जी मर गई थी, उन्हीं का पार्टी था भारतीय एकता दल। हाँ। वहां से मेरी शुरुआत हुई। मैं प्राथमिक सदस्य उसी राजनीतिक दल का बना था, और उसके बाद मैं बहुजन समाज पार्टी का उस समय फिर से बना था, 2010 में सदस्य। अच्छा। उसके बाद भाजपा का भी नगर का मंत्री रहा, युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा, इसके अलावा जेडीयू का भी नगर अध्यक्ष रहा गोपालगंज का, और राजद में भी जिला सचिव रहे पिछले कुछ दिनों तक। उसके बाद अभी बसपा में फिर जिला प्रभारी हैं। पार्टी बदलने का जो मेरा है, हम कहीं रहे, किसी दल में रहे, लेकिन मेरा एक ही मोटो रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है राजनीति का, समाज सेवा, लोगों से जुड़े रहना, लोगों का काम करना, शोषित वंचित गरीब गुरबा का बात उठाना, लड़ना। पार्टी चेंज करते हैं तो आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। नहीं, मेरी आइडियोलॉजी एक ही है, तो आपके समतामूलक समाज का स्थापना। भाई, आपके सर समाज को साथ लेकर सही है, लेकिन आपके आइडियोलॉजी से पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी के आइडियोलॉजी से आपको चलना होगा। यस, अगर पार्टी के आइडियोलॉजी से जाएगा तो बीजेपी का अलग आइडियोलॉजी है, बसपा का अलग है, राजद का अलग है। इसीलिए हम कहीं स्थिर नहीं हो पाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी अन्य पार्टियां नहीं उसको ऐसी कर पाती हैं, मतलब उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम नहीं टिक पाते हैं। इंसानियत और सेवा वाला आइडियोलॉजी, इंसानियत, मानवता, जात पात धर्म के नाम पे हम लोग राजनीति कभी किए नहीं। हम लोग सर्व समाज और सब जाति धर्म वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति किए हैं। यानी कोई पार्टी जो है इंसानियत की राजनीति नहीं करा रही है, सब पार्टी को इंसानियत की राजनीति। देखिए, मैं शुरू से समतामूलक समाज का पक्षधर रहा हूँ, सर्व समाज को आगे बढ़ने का पक्षधर रहा हूँ। समाज का गरीब अमीर के बीच जो खाई है वो पट जाए, उच्च नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो, जात पात धर्म के नाम पे जो राजनीति पार्टियां करनी वो ना हो, इसका मैं खिलाफ रहा हूँ। और मुझे अंतोगत्वा लगा कि मेरा जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्श को मानती है, चलती है, समतामूलक समाज की बात करती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, तो मैं इस नीति के तहत मैं इस पार्टी में आया और जिला प्रभारी हूँ, और आगे इस पार्टी के तहत राजनीति कर। अच्छा, आप तो अभी बसपा में हैं, क्या उम्मीद रखे कि आप बसपा में ही रहेंगे कि फिर आपका
बदलना पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है। यानी कि बदल सकते हैं। जनता जो है कभी कांग्रेस की सरकार लाती है, कभी भाजपा की सरकार लाती है, कभी जनता पार्टी की सरकार लाती है, कभी जनता दल की सरकार लाती है। जनता भी पार्टी बदलती है, नहीं बदलती है? बदलती है, जिससे जिसकी जरूरत हो तो बदलती है। चलिए, आप मतलब कहने का मतलब कि जब समय के अनुसार, समय के अवसर के अनुसार अगर अनुसार हमारी जो हमारे मन में है, अगर उस मन के अनुरूप काम नहीं होगा, जिस अनुसार हमें राजनीति शुरू से किया होगा उस अनुसार काम नहीं होगा तो चेंज होना ही है। होना ही। अच्छा सर, आप बहुजन समाज पार्टी के एक सक्रिय नेता हैं और काफी स्मार्ट पर्सनैलिटी भी हैं। ये बताइए, आपकी बसपा बिहार में अपना पैर क्यों नहीं जमा पाती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार में कभी भी चुनाव हुआ है, मैंने बता देता हूँ। इस बार भी 2020 में चुनाव हुआ था तो आपके गोपालगंज विधानसभा में ही रनर बसपा ही थी। 2 नंबर पे साधु यादव जी 2 नंबर पर थे 2020 के चुनाव में। और गोपालगंज जिले में 2 एमएलए 2005 में बहुजन समाज पार्टी से बने थे। हाँ, अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी और रियाजुल हक राजू साहब गोपाल। एकमात्र एक ही बार बने हैं राजू इसके जी। अलावा अभी जो जामा खां जी हैं, मंत्री हैं जेडीयू में, वो भी बसपा से ही विधायक बने थे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग जीतते हैं आपके पार्टी से और आपके पार्टी को ठोकर मार के चले जाते हैं? असल कमी में आपके देखिए, पार्टी में है कि उनमें है? जो पार्टी है हमारी, मान लीजिए 3 4 5 एमएलए जीते, अब उनको कोई लोभ लालच दे देता है। मतलब जो सरकार बनाने वाली पार्टियां हैं, अगर कोई विधायक है तो उसको मंत्री बनने की लालसा है, कोई जिला पार्षद है तो उसको भी विधायक बनने की लालसा है। तो यही है, महत्वाकांक्षा है, अति महत्वाकांक्षा है, उसमें लोग बह जाते हैं। दूसरे जो सरकार बनाने वाली पार्टियां उसमें जाके सरकार में मंत्री बन जाते हैं। तो जो मलाई लोग चाहते हैं। ये चेंजिंग करते हैं, क्या उनको आप किस नजरिए से देखते हैं कि जिताया आपको इस पार्टी ने, आप जाके दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके गद्दारी है। प्रति आपका क्या यह गद्दारी है। गद्दारी अगर है? किसी ने आपको टिकट दिया, आपके लिए मेहनत किया, उसका कैडर, उसका वोटर आपको वोट देकर विधायक बनाए, तो आपको किसी अन्य दल में नहीं जाना चाहिए जीतने के बाद। इसलिए कि टिकट का मुंह वही ना दिखलाया है, बेशक। जिताया आपको वही ना, सर्टिफिकेट उसी दल ने दिलवाया है आपको, और उसको अपना कर रहे हैं, तो यह गद्दारी। सचिन जी, आप, ऐसा चर्चा है कि बरौली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी। बरौली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या बरौली की स्थिति, नगर परिषद की बात हो, बड़ी विडंबना है। क्या है वहाँ की स्थिति और आप क्या चाहते हैं? देखिए, बरौली जो है मेरा जन्मभूमि है, और बरौली का जो पिछड़ापन है, पूरे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर कोई है तो वह बरौली है। इस बात को कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और एक मन में टीस है कि बरौली के पिछड़ापन को कैसे मैं दूर करूं। और उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए मैं बरौली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। इसके पहले भी मैं चुनाव वहां लड़ा था और जनता के बीच गया, जनता को जागरूक करने का काम किया। लेकिन जनता का जनादेश का स्वागत है, जो भी वोट मिला हमको उसका स्वागत है। बरौली जो है नगर परिषद, वह बहुत पुराना नगर परिषद है। अभी तो नया नगर परिषद, नगर पंचायत पुराना है। वहाँ नगर एनएससी एक कमेटी बनाया था सरकार, वो 90 में बना दिया था, और 95 में नगर पंचायत बना। उसके बाद अभी नगर परिषद बना 2 साल पहले। लेकिन बरौली नगर परिषद, कहीं से नगर परिषद दिखता नहीं, पूरा ग्रामीण परिवेश है। आज भी आप जाइएगा, टूटे फूटे सड़क हैं, पूरा सोलिंग है। आप चल जाइए भड़कुइया, सीसई, आपको चल जाइए कोटवा, सीसई तो नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आएगा। सब नगर परिषद में आता है, आता सब नगर परिषद में आता है। वार्ड है आपको, सुरवल, संदली, सब जगह रोड की स्थिति खराब है, नाला नहीं है, जल निकासी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार तो विधायक ही है, क्योंकि देखिए जिस नगर परिषद का काम में विधायक का रोल नहीं होता है। ना होता है, बताते हैं। नगर विकास मंत्रालय से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा मंगाएंगे, आवाज उठाएंगे सदन में, नगर परिषद के विकास के प्रति सजग रहेंगे, क्यों नहीं विकास होगा? लेकिन आप सजग नहीं रहे। 20 साल से आप विधायक हैं बरौली के, और आप सजगता नहीं दिखलाए, आप आलसपन दिखलाए हैं, आप ऐसो आराम किए हैं। आप सत्ता रामप्रवेश राय की ओर इशारा कर रहे हैं। जी, रामप्रवेश राय जी माननीय विधायक 2000 में विधायक बने,
उसके बाद 2005 में 2 बार बने, 2015 में कम वोट से हार गए, 2020 में फिर विधायक बने, 2010 में भी बने। मतलब 5 बार विधायक बरौली के लोगों ने उनको बनाया, लेकिन बरौली के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कहा जा सके कि विधायक जी ने विशेष यह काम कराया है बरौली के लिए। अच्छा, अगर बरौली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर जनता वहां उन्हीं को क्यों हमेशा वोट करती है? उसका वजह यही है कि जात पात धर्म के नाम पे भ्रम फैला के लोगों में आपसी सद्भाव बिगाड़ के ऐसा कहा जाता है कि अगर मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो फलाना जीत जाएंगे। इससे एक दूसरे का भय दिखलाया जाता है, मतलब सांप्रदायिकता का भय दिखलाया जाता है। इसके अलावा जो लड़ता है चुनाव, वहां जो भी प्रत्याशी उनके विपक्ष में, वह जाता है 10 दिन में चुनाव लड़के चला आता है, उसके बाद बरौली का वो हालो चाल नहीं जानता है कि बरौली का विपक्ष की भूमिका वह नहीं निभा पाता है। अगर मैं सही हूं तो आपका इशारा इस बार रियाजुल हक राजू की ओर। रियाजुल हक राजू साहब गए, 10 दिन में चुनाव लड़े, चल है, उसके बाद कभी बरौली के बारे में नहीं बोले, न सोचे, न जाने, न गए, न घूमे। इसके अलावा मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब बरहरिया के थे, एक ही बार टिकट लेके आते थे अटैची में, नॉमिनेशन करते थे तब घूमने जाते थे। तो जब आप नहीं जाइएगा, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाइएगा, जब एक ही आदमी वहाँ गाछ न प्रधान वहाँ लेर प्रधान एगो होता है देहात में कहानी, गाछ न वृक्ष वहाँ लेर, हाँ लेर प्रधान, वही हाल है। बुरा मत कोई मानेगा, इस कहने का मेरा अर्थ गलत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति दिखते हैं, तो क्यों नहीं लोग उन्हीं को चुनेगा? जब विपक्ष नहीं रहेगा तो उन्हीं को न चुनेगा। यही कारण है कि वो 5 बार से जीत रहे हैं, काम के बल पे नहीं, विकास के बल पे नहीं, अपने जनता के बीच में कोई लोकप्रियता उनकी नहीं है, शून्य लोकप्रियता है। शून्य के बाद वोटिंग उनका ज्यादा, वोटिंग का कारण वही है, जात पात धर्म के नाम पे भ्रम फैलाना और विपक्ष का चेहरा वैसा नहीं होना जिस पर लोग जनता भरोसा कर सके। आपकी बातों से ये एहसास हो रहा है कि राम प्रवेश राय वोटिंग से नहीं जीतते हैं बल्कि दूसरों के कमी से जीतते हैं। दूसरों के कमी से जीतते हैं, जो लोग कैंडिडेट विपक्ष जो है वहाँ मजबूत नहीं रहता है, इसलिए जीतते हैं। इसके अलावा राम प्रवेश राय जी किए क्या है 20 साल में? कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति अगर थोड़ा ऊपर आया है, उठा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो उसका पर काटने का काम किए हैं, विकल्प नहीं बनने दिए हैं। सचिन जी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल सही इल्जाम लगा रहे हैं। आप पता कीजिएगा, बरौली विधानसभा में कोई अगर जिला परिषद बनने का प्रयास किया है, मुखिया बनने का प्रयास किया है, चाहे मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, प्रमुख हो गया, तो दोबारा वो न जीते इसके लिए वो पूरा दम लगा देते हैं हर तरह से, ताकि वो मेरा विकल्प नहीं बन सके, मेरे परिवार के बच्चों का विकल्प नहीं बन सके। बहुत सारे लोग इसके भुक्तभोगी हैं उनके करतूत के। खैर, अगर आप जैसा इल्जाम उन पे लगा रहे हैं ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो विपक्ष में हैं उनके, तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगाई गई। बरौली के संदर्भ में बात आता है कि बरौली में प्रतिभा की कमी नहीं है। बरौली से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में और हर खेल में आगे जाते हैं, हर खेल में। बरौली में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वहाँ के बच्चे जितना ऊंचा जाना चाहिए वो नहीं जा पाते हैं? तो बरौली में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा निखारने की जो है, मतलब जो जनप्रतिनिधि की भूमिका रहनी चाहिए प्रतिभा निखारने में बच्चों की, वह भूमिका में नहीं है। जो मान लीजिए सरकार से लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ रहा है, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना विधायक जी का कर्तव्य बनता है। लेकिन वैसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं होता है बरौली में। बरौली में एक डिग्री कॉलेज तक आज तक नहीं खुला। बरौली और माझा मिला के 10,000 बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं प्रत्येक साल, और डिग्री की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं, इंटर कॉलेज। तो वहाँ बगल में एक कॉलेज है ना, क्या दीनदयाल उपाध्याय? नहीं, वहाँ भी अभी नहीं हो रहा है पढ़ाई, ग्रेजुएशन हो रहा था ना, हो रहा था, 1-2 साल चला, उसके बाद नहीं हुआ। एक डिग्री कॉलेज भी विधायक जी अभी तक अपने क्षेत्र में नहीं खुलवा सके। बच्चों को एडमिशन के लिए दर भटकना पड़ता है। हम लोग थे, इधर उधर जाना पड़ता खेल है। के प्रति वहाँ प्रतिभा होते हुए भी बच्चे निखर नहीं पा रहे, नहीं निकल पा रहे। वहाँ स्टेडियम की कमी है। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि वहाँ एक अच्छे स्टेडियम की कमी है। कोई ऐसा खेल मैदान नहीं है जिसको उस तरह से विकसित किया गया हो या विकसित कराया गया हो विधायक जी के द्वारा, जहाँ पवेलियन हो, जहाँ बच्चों को रहने की व्यवस्था हो, खेल खिलाड़ियों की, जहाँ ट्रैक हो, शौचालय वगैरह, पेयजल की वहाँ व्यवस्था हो। फिर आप लोग भी जब चुनाव आता है तभी उस समय ये सब बातें उठाते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा उठाता हूँ। बाकी समय कहाँ ये सब बातें चली जाती हैं? मैं हमेशा उठाता हूँ, लेकिन अब जनता को जागरूक करने में
जगाने में आदमी समय देता है, जागरूक करता है। अब जनता जागे तब न जी, जनता को भी तो जागरूक होना क्या पड़ेगा। चाहते हैं खेल संबंध में, कैसा वहाँ होना चाहिए? खेल संबंध में चाहते हैं कि वहाँ स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए 2-4 खेल मैदान को, खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, खेल और युवा मंत्रालय द्वारा विशेष वहाँ कुछ किया जाए बरौली के लिए, जैसे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कई जगह किया गया है। अब वहाँ बैकुंठपुर विधानसभा बगल में है, जी गंडक नदी है, आप देखे होंगे डुमरिया नारायणी फ्रंट बना है। बिल्कुल। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, रजिस्ट्री कचहरी यहाँ बनने वाला था, बरौली चला गया सिधवलिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय बरौली में होने वाला था, चला गया सिधवलिया। भविष्य में अनुमंडल भी बनना होगा तो सिधवलिया बन जाएगा, जबकि बरौली का वर्षों से लोगों का मांग रहा है कि भाई अनुमंडल बरौली को बनना चाहिए, लेकिन इस दिशा में विधायक जी ने कभी कोई काम नहीं किया। ये हमारे यहाँ भी रूपन छाप है, मोदीपुर पकड़िया, NH से आपको उत्तर है। हाँ उत्तर, वहाँ आपको पुराना मेला है, सरकारी मेला लगता है कार्तिक माह में, वहाँ कोई नहान का मेला, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं दिया गया। पर्यटन मंत्री भी रहे, 5-5 बार विधायक रहे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किए। इसके अलावा मां नपटो भवानी महोत्सव है, शक्तिपीठ है बेलसड़ में, हमारे यहाँ शक्तिपीठ है। वहाँ भी कहा जाता है कि देवी आई थी मथा में दरबार में जब जा रही थी, तो इलेक्शन टाइम में तो सारे नेता वहां पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। पर्यटन मंत्री भी रहे विधायक जी अपने। इसके अलावा मां नपटो भवानी महोत्सव में सरकारी खर्च पे होना चाहिए। जिले में विभिन्न महोत्सव होते हैं, लेकिन वो भी नहीं आज तक सरकारी सूची में शामिल करा सके विधायक जी। लोग अपने से महोत्सव वगैरह कार्यक्रम वगैरह कराता है। एक बार वहाँ पर्यटन मंत्री थे तो कुछ काम करा रहे थे, काम में इतना ना भ्रष्टाचार हुआ, लोगों ने आवाज उठाना जब शुरू किया तो आधा अधूरा काम छोड़ के लोग चला गया वहां से। कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? तो विधायक जी के मार्फत से जो काम करा रहा था वहाँ, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। वहाँ उनके खिलाफ लोग धरना भी दिए थे, मां नपटो भवानी प्रांगण में वहाँ के लोग धरना दिए थे, और काम कम हुआ था, पैसा ज्यादा भुगतान कर लिया गया था। सब जब RTI वगैरह लोग मांगा, जब देखा तो आधा अधूरा काम छोड़कर लोग चला गया। गेट वैसे ही पड़ा हुआ है, नौतन से जो देवीगंज की तरफ रोड जाता है वैसे ही 2 बस पिलर ईंट का जोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। यानी यहाँ भी इल्जाम आप डायरेक्ट एकदम विधायक जी पर लगा रहे हैं कि विधायक जी की निष्क्रियता के कारण इस तरह से काम हुआ। अनुमंडल जो आप बोले कि बनने वाला था बरौली और वो सिधवलिया चला गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय बरौली होने वाला था, इसका लेटर भी आ गया था, लेकिन विधायक जी की निष्क्रियता की वजह से वो अब सिधवलिया में वहाँ STPO बैठ रहे हैं, जिसके वजह से देखिए माझा जो है, माझा से सटा हुआ गोपालगंज है, और माझा 20 पंचायत में गोपालगंज आने में 20 पंचायत से किसी भी व्यक्ति को मात्र आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट समय लगता है। और यहाँ के लोग बंगरा, गोनियार, धर्म धोबलिया, कविलासपुर, यहाँ के लोगों को काम हो रहा है तो जा रहा है सिधवलिया STPO करेल। देखिए कितना दुखद बात है। तो ये जनता बरौली को लोगों को काम हो रहा है तो जा रहा है सिधवलिया। विधायक हैं आप में इतना भी कुव्वत नहीं है, इतना भी क्षमता नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन बैठा दे बरौली में STPO को, 3 दिन यहाँ बैठेंगे 3 दिन वहां बैठेंगे। इसके अलावा देखिए बरौली नगर परिषद है, शहर है, व्यवसायिक केंद्र है। रतनसराय में गोमती नगर एक्सप्रेस नहीं रुकती है, माझा नहीं रुकती है, लेकिन वहीं बैकुंठपुर विधानसभा का सिधवलिया बैकुंठपुर दोनों स्टेशन पर रुकती है। कहीं ना कहीं आपसे कहाँ रुकती है? बैकुंठपुर विधानसभा के सिधवलिया और बैकुंठपुर दोनों दिगवा दिबौली दोनों रेलवे स्टेशन पे रुकती है गोमती नगर। यानी कहीं ना कहीं बरौली में नेता की सक्रियता है। कभी भी 20 साल में विधायक जी कभी दिल्ली जाके किसी केंद्रीय मंत्री से नहीं मिले हैं किसी काम के लिए, बरौली के लिए ऐसा कोई फुटेज ही नहीं है, ना कुछ किए हैं। अनुमंडल बनाने के लिए वो लोग कहता है कि अनुमंडल सरकार नहीं बनाया है नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया विधानसभा में? आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते, लड़ते वहां, इसके अलावा आप वोट मांगे अनुमंडल के नाम पे कि यहाँ से जो गोमती लखनऊ गोमती एक्सप्रेस जो चलती है वो कभी बरौली नहीं रुकी। और इससे पहले पॉडकास्ट में जब राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने आंदोलन कर कर के वहाँ रोकने का काम किया और उसका श्रेय राम परवेश राय ने ले लिया। तो जब रोकने का काम किया और आप कह रहे हैं कि
वहाँ रुकती ही उन्हें नहीं है जानकारी ट्रेन। नहीं है, उन्हें जानकारी अब नहीं हमको है। समझ नहीं आ गोमती रहा, नगर एक्सप्रेस वहां नहीं रुकती है, नहीं रुकती रतन है। सराय नमाजा कहीं नहीं रुकती है बरौली विधानसभा क्षेत्र ये में। आप डायरेक्ट हमसे और नहीं बोल रहे, उनसे बोल रहे। जिला अध्यक्ष जी राजद के जो हैं, कितना बार वहां धरना दिए हैं, आंदोलन किए हैं, सब लोग देखा है, जानते हैं। वहां के लोग और हम लोग बैठे थे आंदोलन पे, वहां पूर्व जिला पार्षद राजू सिंह, सब लोग हम लोग बैठे थे। यह बात सही है, आंदोलन के कारण वहां पाटलिपुत्रा से जो आती है गाड़ी स्टेशन पे, वह नहीं रुकती थी, वो रुकना शुरू हो गई। लेकिन गोमती नगर एक्सप्रेस नहीं रुकती है आज। आज भी नहीं रुकती है, यानी उनका स्टेटमेंट गलत था। बिल्कुल। अच्छा सर, बरौली से ही आप संबंध रखते हैं तो ज्यादा बरौली से ही प्रश्न होंगे। तो बरौली में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति हर जगह, कहीं बेहतर हॉस्पिटल नहीं, और स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही चारों ओर टिका हुआ है। और उसकी भी स्थिति हमको कुछ लोग जब जान गए कि पॉडकास्ट हम लोग चलाते हैं, तो उसके माध्यम से लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया और ये स्थिति भी डाला कि केवल प्राथमिक केंद्र से ही सब संचालित हो रहा है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। कैसे मैनेज हो गई? देखिए, बरौली विधानसभा में माझा और बरौली दोनों प्रखंड एनएच से सटा हुआ है। बरौली से आपको सरफरा बरहरिया रोड है जो स्टेट हाईवे है। इसके अलावा बरौली माझी पथ है, वह भी स्टेट हाईवे हो गया है। तो यह सब 3-4 मुख्य सड़कें हैं जो बरौली से गुजरती हैं, बरौली के बीच से गुजरती हैं, बरौली के बगल से होकर गुजरती हैं। और वहाँ अच्छा अस्पताल नहीं है, लोग दुर्घटनाग्रस्त होता है, एक्सीडेंट होता है, लोग अस्पताल में गोपालगंज पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। रेफरल अस्पताल होना चाहिए, अनुमंडल स्तर का अस्पताल होना चाहिए। लेकिन आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन आज भी बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही है, बरौली में और माझा में भी। और इसके अलावा आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बरौली के कहीं प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कहीं कोई स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिलता है। एकदम लच्चर व्यवस्था है। और कभी विधायक जी ने किसी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं नहीं जाने का काम करते हैं, कभी निरीक्षण नहीं करते हैं, कभी देखते नहीं है कि मरीज की क्या स्थिति है, मरीजों को दवा मिल रहा है कि नहीं, मरीजों की क्या सुविधा मिल रही है, लोग कैसे हैं, कैसे इलाज हो रहा है, कभी नहीं देखने का काम करते हैं, ना कभी कहीं जाते हैं। इसके अलावा वह विद्यालयों के अध्यक्ष हैं, इंटर कॉलेज हाई स्कूल, किसी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज का निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। आज मध्याह्न भोजन स्कूलों में जा रहा है, सड़ा हुआ भोजन जा रहा है, बदबूदार भोजन जा रहा है, कीटनाशक वाला सब भोजन जा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई कभी औचक निरीक्षण करने का काम नहीं करते हैं, कभी जाते नहीं है। अच्छा, ये बदबूदार खाना वगैरह इतनी जो उसमें दोषारोपण आप कर रहे हैं, क्या कभी आपने वो टेस्ट किया है? एकदम टेस्ट किए। हम अपने ही यहाँ मोहम्मदपुर जद्दी स्कूल पर गए और वहाँ पूरा आपको वीडियो भी देखे होंगे, हम डाले भी थे कि कितना घटिया खाना आ रहा है। एजेंसी भेज रही है, सरकारें एजेंसी नियुक्त कर दी, वो एजेंसी बना के खाना भेज रहा है। बताइए, पैक खाना, पैकिंग वाला खाना जाएगा स्कूलों में, वह कितना देर से पैक हुआ है, कितना देर से नहीं हुआ है, और प्लास्टिक पॉलिथीन हैन तेन में पैक होकर जा रहा है, तो उससे तो बीमारियां फैलेंगी ही ना, बच्चे बीमार होंगे ही ना। इस पर ध्यान देना चाहिए ना विधायक जी को। ये बात आप हमारे सामने, हमारे चैनल के सामने कह रहे हैं, ये बात कभी आपने आंदोलन के जरिए उठाया कभी? हाँ, कई बार आंदोलन के जरिए उठाए हैं, लिखित भी दिए हैं जिला पदाधिकारी महोदय। लिखित दिए हैं? जी बिल्कुल, उसको हम आपको दे दें। कि बरौली से संबंध है आपका, बैकुंठपुर आपका पड़ोसी है, ऐसी स्थिति में बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलनी पड़ती है वहां। हम कहें तो हर साल, अब बांध टूटे ना टूटे अलग बात, लेकिन बाढ़ का विभीषिका आप लोग झेलते हैं। क्या रीजन है ये कि इसका बाढ़ जो है समाधान नहीं है? वह बहुत गंभीर समस्या है बरौली बैकुंठपुर के लिए। अभी मतलब हर साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2-3 साल 5 साल पे बाढ़ आती है जो गंभीर रूप में आती है, जिसमें कई घरे बह जाता है, कई गांव का कटाव हो जाता है, लोग नहर पे विस्थापित होकर रहने लगते हैं, खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अस्थायी बाढ़ का निजात मिल जाए, बरौली विधानसभा के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाए, बैकुंठपुर के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाए, इस पर इस दिशा में सरकार, चाहे वहाँ के जो स्थानीय विधायक जी लोग हैं दोनों विधानसभा क्षेत्र के, वो कोई कारगर काम नहीं करते जिससे अस्थायी निजात मिल जाए। इसके अलावा नहर पर जितने विस्थापित लोग हैं, आप जाइए देखिए, न पहनने को कपड़ा है, न तन ढकने को कपड़ा है, न खाने को खाना है, न सर ढकने को छत है, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, न उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ऐसे ही नहर पे लोग सो रहा है।
नहर पर रहने के कारण उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नहर पर तो बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग देगा नहीं। सरकार कहती है, विधायक जी लोग कहता है कि विधायक जी लोग कहता है कि विस्थापितों को हम लोग पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कोई विधायक और कोई सरकार अभी तक, हम अब चल जाइए यहाँ मिरलीपुर पुल से लेके हमारे यहाँ दंगसी लड़ौली मुसहरी जो पुल है वहां तक नहर पे लोग बसे हुए हैं, विस्थापित लोग हैं। इसके अलावा अन्य भी जगह नदी नहरों पर लोग बसे हैं और विस्थापित हैं, न जमीन है न रहने को घर है, लेकिन सरकार और विधायक कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पुनर्स्थापन के दिशा में कोई काम नहीं करते हैं और लोग मजबूर है। केवल सरकार कर रही है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, भूमिहीनों का कल्याण करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे भीम समग्र शिविर लग रहा है गांव गांव में, जो महादलित बस्तियां हैं, लेकिन उस शिविर के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम इनका कल्याण करेंगे, लेकिन कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आज भी लोग, जिंदगी बद से बदतर है लोगों की। लोगों, देखिए, अगर समाज में जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे, सभी लोग विकसित नहीं होंगे, सभी लोगों के पास मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब तक समाज, देश, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही थी कि सर्व समाज के लोग एक हों, सर्व समाज के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाज, देश आगे नहीं बढ़ेगा। आगे इसमें कहना है सर, ये शिक्षा जो होता है दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। और इस बढ़ते हुए महंगाई में और बढ़ते हुए महंगाई शिक्षा में कोई गरीब आदमी उच्च शिक्षा हासिल करे कैसे? और ये सरकार महंगी फीसें कर रही है, और उच्च शिक्षा नहीं लेंगे तो ऐसे ही आप नीचे रह जाएगा। देखिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए पूरे देश में। फ्री एजुकेशन जब तक नहीं होगा, एजुकेशन पर सरकार अगर खर्च नहीं करेगी अपने से, जैसे विद्यालय प्राइवेट खोल रहे हैं, सरकार अनुदान दे, सरकार प्राइवेट विद्यालय को उसकी व्यवस्था दे, उसको जो भी उसकी आवश्यकता है, जो मतलब विद्यार्थियों को और विद्यालयों के लिए, उस पर सरकार ध्यान दे, सरकार दे। बच्चों का जो फीस है वो सरकार पे करे। आपका कहना था कि शिक्षा की कमी से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये बाढ़ के प्रति जो आवाज उठना चाहिए, जितने ऊंचाई से ये आवाज उठनी चाहिए, नहीं उठता है क्योंकि लोग सजग नहीं है। और लोग सजग इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा नहीं है, और शिक्षा उच्च होगा तब हो क्या रहा है, जो आगे बढ़ रहा है ना, जो अमीर हो रहा है वो अमीर से अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और गरीब से गरीब होते जा रहा है। यह बहुत बड़ा जो है वह आर्थिक जो है सरकार का जो नीति है, वह बिल्कुल जो है वह गरीब विरोधी नीति है, जो आम जनता के खिलाफ में नीति बना रही है सरकार। जो भी सदन में आवाज उठता है, जो विधायक सांसद लोग आवाज उठाता है, जिससे देखिए कितना बड़ा विडंबना है इस देश का कि विधायक आप हो गए तब आपको विधायक वाला पेंशन, एमएलसी हो गए तो एमएलसी वाला पेंशन, सांसद हो गए तो सांसद वाला पेंशन। कहने का मतलब कि आप 3-3, 4-4 पेंशन उठाते हैं। इसके अलावा आप एक बार विधायक बन गए, आप 30 साल तक आप जीवित रह गए, तो 30 साल तक सरकार आपको 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये पेंशन दे रही है। और उतना में अगर 1 लाख में हम चाहें तो 5 लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा महीने का, और उतना महीने किसी पूर्व सांसद, पूर्व एमपी, एमएलसी, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व एमएलए को मिल रहा है। कितना दुखद बात। आप जो कह रहे हैं, अभी जो कहे उन बातों से याद आया कि एक नेता को जई बार वो मंत्री पद या अलग अलग पोस्ट पे वो जीते, उतनी बार उसे पेंशन मिलता है, और यही नेता लोग दूसरे के पेंशन को कट कर रहे हैं, बूढ़े लोगों से उनकी बुढ़ापा छीन रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के प्रति, ऐसे आप लोगों जैसे नेता को अग्रसर होना चाहिए, और आप लोगों जैसे नेता को भी तो आवाज उठाना चाहिए कि ये या तो पेंशन सबका बंद कीजिए या फिर अपना भी बंद कीजिए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, विधायक तो है नहीं। हमें जितनी क्षमता है आवाज उठाने की, जितनी बात कहने की, जितना लड़ने का, उतना आदमी लड़ता है, कहता है, अपना लोगों के बीच में जाके कहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहता है, जहां रहता है आदमी बात करता है। लेकिन जितना क्षमता है उतना ही न करेगा। बेशक पॉलिसी मेकिंग का काम तो सदन में न होगा, और जो सदन का सदस्य है वो चुप है, बोलता नहीं है। हम लोग का पॉइंट था सर कि बाढ़ के प्रति ये नजरिया, जो जैसे कि जो लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं,
इनके प्रति, है ना। तो ये लोग मजबूर हैं वहाँ जीने के लिए, तो इनके प्रति जो हम लोग कदम उठाएंगे वो तो उठाएंगे ही, लेकिन आप लोग को भी इसके प्रति पूरी नहीं सजगता ना, हम के साथ आवाज सजगता के उठानी साथ चाहिए। आवाज उठाते हैं। आप देखते होंगे हम हमेशा, आप मेरा अगर सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह देखते होंगे तो हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह का आवाज उठाते ही रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यही नहीं कि केवल बरौली का ही, इधर का भी कटघरवा वगैरह का कटाव में जो भी गांव के लोग कट गए थे, विस्थापित हुए थे, उनको लेकर एसडीओ कार्यालय में धरना देना, अनशन देना, आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना करते रहा हूं मैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 2011 में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की एक नियुक्ति का सरकार का नीति आया कि जो 8वां किया है उसको नहीं बहाल किया जाएगा, जो मैट्रिक किया है उसी को बहाल किया जाएगा। और अपने कलेक्ट्रेट में करीब 160 ऐसे लोग थे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो 8वां पास थे और काम कर रहे थे, काम के बदले उनको मजदूरी सरकार दे रही थी। जब अस्थायी नियुक्ति की बात आई तो डीएम साहब उन लोगों को हटा दिए, भाई आप लोग मैट्रिक नहीं किए हैं। मैं उसकी लड़ाई लड़ा, धरना दिया, आमरण अनशन किया अम्बेडकर चौक पे, हाई कोर्ट में केस हुआ, शंकर सिंह बनाम बिहार सरकार केस हुआ और उस केस को हम लोग जीते। कौन है शंकर सिंह? शंकर सिंह है आपको यहीं के क्या बोलते हैं, पठान पट्टी, विजय सिंह, शंकर सिंह, ये सब लोग हैं माझा के। और वो हम लोग केस जीते और उसमें 160 लोगों का बहाली हुआ चतुर्थ वर्गीय, जिसमें आपको प्रदीप गिरी है मानिकपुर के, अशोक राम है त्रिबिरवा के, सहित अनेकों लोगों का, जो भी आज आपको कलेक्ट्रेट में या किसी अनेक ब्लॉकों में देखे जाएंगे, सीओ के यहाँ चाहे बीडीओ के यहाँ चाहे अस्पताल में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उनके आंदोलन के बदौलत नौकरी हुई थी। वो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं आंदोलन में तो ताकत है सर, लड़ाई लड़ने में ताकत है, लेकिन आजकल जितना तो- क्षमता है उतना ही आदमी आजकल तो करता है। आंदोलन को भी दबा दिया जा रहा है। आंदोलन को दबा दिया जा रहा है, केस मुकदमे करा दिया जा रहा है, फंसा दिया जा रहा है, लोगों को जेल भेजवा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? हम ही आवाज उठाते हैं बरौली के विकास के बारे में, क्या बरौली आप कभी जेल गए से हैं सवाल कभी? कर, हम अनेकों बार जेल गए हैं और लोगों के लिए गए हैं। कभी किसी आपराधिक मुकदमे में जेल नहीं गए हैं, संघर्ष करते हुए गए हैं, आंदोलन करते हुए गए हैं, लड़ाई लड़ते हुए गए हैं। और जेल से और केस से मैं डरता नहीं हूँ। मेरा एक पैर जेल में रहता है और एक पैर बाहर रहता है। हमने लड़ाई लड़ने का काम शुरू से किया है, आगे भी करूंगा। और मैं जब सवाल उठाता हूँ बरौली के लिए तो बरौली के विधायक जी को खराब लगता है, बरौली के विधायक जी के लड़कों को खराब लगता है। वो लोग भी धमकी देते हैं फोन पर। आप उनकी शिकायत कीजिएगा तो उनको अच्छा थोड़ा ही ना लगेगा। तो शिकायत हम उनकी नहीं कर रहे हैं, उनकी नीति की कर रहे हैं। नीति और उनसे एक ही उनके मतलब- व्यक्तिगत हमसे कोई झगड़ा थोड़े है। वो गार्जियन है, वो अभिभावक तुल्य है, पिता तुल्य है, सब है। लेकिन जो उनका जो उनको जनता ने काम दिया है वह सही से नहीं कर रहे हैं। बरौली का पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है, बरौली की बदहाली दूर नहीं हो रही है। बरौली आज 30 साल से बदहाल है, बदहाली का रोना रो रहा है बरौली। तो हम बरौली के लिए तो आवाज उठाएंगे, क्योंकि बरौली में मेरा जन्म हुआ है, बरौली का मैं लाल हूँ। बरौली के लिए मेरे दिल में, मन में कसक है कि बरौली भी आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वहाँ भी ITI होना चाहिए, वहाँ भी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, वहाँ भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वहाँ भी छात्रावास बनना चाहिए, वहाँ भी अच्छे खेल मैदान होना चाहिए, वहाँ भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अलावा विधायक जी ने कभी अपने विधायक मत से कोई एम्बुलेंस आज तक नहीं दिया है क्षेत्र को। कभी किसी पंचायतों में लाइब्रेरी या वाचनालय या शिक्षा के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। विधायक मत मिला जरूर है, लेकिन विधायक मत का प्रयोग केवल चौर चाचर में रोड बनाने से नहीं ना होगा जी। विधायक मत का प्रयोग अगर सही से हुआ रहता, उससे एम्बुलेंस खरीद के दिया गया रहता हर एक पंचायत में, उससे अगर वाचनालय पुस्तकालय बने रहते, तब न विकास होता जी। विकास का एक मापदंड आपने तैयार नहीं किया। विकास का एक मापदंड तैयार करना होता है, विकास का एक अपना रेखा खींचना पड़ता है कि हमने यह किया। विधायक तो कोई भी बनेगा तो विधायक मत बनेगा तो रोड बनवा देगा, तो वो विकास थोड़े हुआ। विकास का मतलब हुआ कि विशेष आपने क्या किया क्षेत्र के लिए, कोई ऐसा सरकार से कोई ऐसा चीज लाया कि नहीं जिससे क्षेत्र का नाम बढ़े, ख्याति बढ़े, बरौली का भी नाम जो है बिहार के मानचित्र पर स्थापित हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं किए विधायक जी, केवल आराम फरमाए, सत्ता सुख भोगे, सत्ता का मलाई चापने का काम किए और बरौली को जस का तस छोड़ दिए। सचिन जी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, आपकी पार्टी में ये ब्लू गमछा का आखिर पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से इस ब्लू कलर का क्या क्या कनेक्शन है? ब्लू कलर क्योंकि का जो लोग जैसे भी आते कि हैं ब्लू गमछा, सिंबल है हमारा, ये क्या नीला जो गमछा है
नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की यही पहचान। अभी हम आपके यहाँ आ रहे थे तो आपको यहाँ जो बेचते हैं लोग, आपको बतासा वगैरह आपके शहर में चाहे ठेला वगैरह लोग लगाते हैं, लोग कहते हैं बीएसपी ज्वाइन कर बनी क्या? हम कहें जी जी बीएसपी में बनी। ये सिंबल है, इससे मुझे पहचाना जाता है कि नहीं बीएसपी में है। अच्छा, एक आपके पार्टी से हट के हम जानना चाहेंगे जी कि गोपालगंज में 6 एमएलए हैं, आपके पार्टी की बात नहीं कर ना पार्टी की बात। कौन एमएलए सबसे बढ़िया काम करते हैं? देखिए 6 एमएलए हैं, 6 एमएलए में कौन सबसे बेहतर काम करता है जी, उस क्षेत्र की जनता बताएगी। नहीं नहीं नहीं, आपसे ना हम ना, जानना चाहेंगे। इसके अलावा मैं किसी का नहीं कह सकता हूँ कौन काम करता है कौन नहीं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक काम नहीं करते हैं, अन्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक काम करते हैं कि नहीं। बुरा को कहना गलत है, लेकिन अच्छाई को प्रकट नहीं करना भी गलत है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कौन एमएलए है, पार्टी की बात नहीं, जो कि अच्छा काम करता है, जिसके काम से आप संतुष्ट है, क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक भी हैं और नागरिक का धर्म है कि सही बोले। बताइए। देखिए अब मैं कहूंगा कि गोपालगंज जिले के कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है, तो आप कहेंगे कि अब देखिए उल्टा बोल रहे हैं या घमंड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि गोपालगंज जिले का कोई भी एमएलए यानी कि आप जिस स्तर पर काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करता है। अरे तो उसमें भी कोई होगा ना जो कुछ औरों से बेहतर कर रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी है कि जो औरों से बेहतर कर रहा है। अभी जो वहाँ भोरे के सहित शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार विधायक हैं, तो वहाँ कुछ दिख रहा है कि वहाँ सुधा का एथी लग गया, मतलब फैक्ट्री वगैरह लगा है, चाहे पावर ग्रिड वगैरह बन रहा है, चाहे काउंट पुल बन रहा है, जैसे कुछ कुछ काम हो रहा है, मंत्री हुए हैं तभी हो रहा है। मतलब आपकी नजर में इसके अलावा बैकुंठपुर में काम हुआ है तेजी में, मतलब एक ही बार लोग विधायक बना है, 2 बार बना है, एक ही बार 2 बार बना है, लेकिन वहाँ काम हुआ है। लेकिन 5-5 बार जहाँ लोग विधायक बना है, 4-4 बार विधायक बना है, वहाँ काम नहीं हुआ जिस स्तर से काम होना चाहिए। मतलब आप फिर कह के निकल गए, किसी को अच्छा नहीं कहेंगे बस। सचिन जी ये बताइए, आप बरौली से चुनाव लड़ने वाले हैं, बरौली में जनसुराज भी बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है, बरौली में भाजपा बरसों से वहीं है, राजद भी अपना पूरा दम लगाता है। ऐसे स्थिति में आपकी पार्टी और आपकी चुनावी कितना खतरा उन लोगों से आपको है? देखिए खतरा तो हमको किसी से नहीं है, उनकी अपनी नीति विचार सिद्धांत है, उनके अपने वोटर कार्यकर्ता कैडर हैं, हमारे अपने वोटर कार्यकर्ता, हमारा अपना नीति विचार है। हमको किसी से कोई भय खतरा नहीं है, जिसको लड़ना है लड़े, लेकिन इस बार जनता जो है वह विकास के मुद्दे पर बरौली में वोट करेगी, जात पात धर्म के नाम पे भ्रम फैलाने वालों को इस बार नहीं चुनने वाली। यही बात तो सेम जनसुराज की पार्टी और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जात पात से उठ के विकास की बात किया जाए, तो लोग उनकी बात क्यों ना सुने? लोग को न सुनना है, जनता को चुनना है। लोग के बीच में सभी आएंगे, सभी कहेंगे, सभी अपनी बात को रखेंगे। अब लोग जिस पर विश्वास जताए, जिसको चुने, वही नेता होगा, वही विधायक होगा, वही आगे बढ़ेगा। अच्छा बताया आपने। अच्छा एक बात बताइए, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, ईश्वर आपके इस मुस्कान को बनाए रखें। एक प्रश्न आपके छात्र जीवन से, कभी आपको आपका सबसे सुनहरा समय कब था जब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी? देखिए मेरा सबसे सुनहरा समय जो था, किसी का भी रहता है, मेरा ही क्या, जब वो पढ़ाई करता है आदमी, 9th 10th में रहता है, 12 तक, उसका सुनहरा माने सुनहरा उसका समय रहता है। स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ इज गोल्डन लाइफ, इसलिए कि उस समय बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेवारियां नहीं रहती हैं, परिवार का कोई उलझन बोझ नहीं रहता है, तो उस समय सबसे सुनहरा रहता है। वही समय मेरा भी सुनहरा रहा। बहुत खूब। हम लोग के बीच और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आप आए, सचिन जी आपका हृदय से धन्यवाद। चलिए आपको भी और बहुत धन्यवाद। हमारी कामना है कि आपका पॉलिटिकल ग्राफ बहुत ऊंचाई जाए और आप कामयाब बने और जनता की सेवा जिस भावना से आप लगे हैं वो लगे रहें और हमेशा कामयाब बने रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस धन्यवाद से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से, कि अपने दर्शकों से, कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत व्यूज़ देते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप लोग हमारे चैनल से बहुत प्यार करते हैं, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लोग कमेंट में कुछ सुझाव देंगे, आप लोग लाइक करेंगे और ये सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सुने, हमारे चैनल को देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके हम सभी आभारी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।